नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनका सारा ध्यान इस वक्त एक शहर पर टिका हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की पूरी ताकत एक शहर की चिंता दूर करने में जुटी है। इस शहर का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना सामरिक महत्व है। इसका जितना महत्व पर्यावरण के लिए है उतना ही पर्यटन के लिए है। एलएसी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर यह शहर है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ केदारनाथ का गेटवे है। यहां सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी हैं और संतों की कुटिया भी हैं। उसी जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर बात बनाई है और यह पूरा शहर दरक रहा है। पहाड़ों की मिट्टी ढह रही है। 550 से ज्यादा मकानों में फर्श पर, दीवारों पर दरारें आ चुकी हैं। सड़कें टूट गई हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे जो चीन की सीमा तक जाता है, उस हाईवे पर भी दरार आ गई है। पूरा का पूरा शहर किसी भी पल होने वाली किसी अनहोनी की आशंका में जी रहा है। केंद्र सरकार जोशीमठ के हालात को लेकर कितनी परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 6 लोगों का जो पैनल बनाया गया है, उसे सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर एक रैपिड स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ गंगा मिशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जल आयोग की टीमें जोशीमठ पहुंची हुई हैं। वैज्ञानिकों की टीमें दीवारें नाप रही हैं। सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद कर दिए गए हैं। लेकिन क्या जोशीमठ खतरे के उस पॉइंट तक पहुंच चुका है जहां से अब शहर को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता? एक्सपर्ट्स अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मकानों और जमीन की दरारें लगातार बढ़ रही हैं। जोशीमठ बच पाएगा या नहीं, यह पहेली अभी सुलझी नहीं है। चिंता वास्तव में सिर्फ एक शहर की भी नहीं है। क्या जोशीमठ के बाद दूसरे शहरों का भी यही हाल होगा? जोशीमठ की त्रासदी कितनी बड़ी है, अभी तक तो यही कैलकुलेट नहीं हो पाया है। क्या अभी सिर्फ इस त्रासदी की शुरुआत हुई है? क्या यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है? और यह हालात बने क्यों? बार बार सार दल साल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आई। हर रिपोर्ट में जिन निर्माणों के लिए मना किया गया, वो इमारतें कैसे खड़ी हो गईं? और अब इस समस्या का कोई इलाज है या सिर्फ वक्त की बात है और हम और आप एक शहर को, पूरे के पूरे शहर को समाधि लेते हुए देखने वाले हैं? आज हम कुरुक्षेत्र में इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर, इसी से जुड़ा अपडेट हम दे दें। जोशीमठ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि जोशीमठ में 576 घरों के 3000 से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही अब तक 66 परिवारों के पलायन का भी दावा किया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि इस आपदा के पीछे इंसानों का हाथ है, क्योंकि बिना प्लानिंग वाले कंस्ट्रक्शन किए गए, जिसकी वजह से यह आपदा आई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से फौरन प्रभावित लोगों की मदद की गुहार लगाई गई है। तो बता दें आपको, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और हालात जोशीमठ में अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। पूरे शहर में लोग अभी भी पूरी रात जाग कर काट रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और थोड़ी देर में वो एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। इससे पहले आज दिन भर वो जोशीमठ घूमे, हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। वो लोग जिनके घरों में दीवारें आ गई हैं, जिनके घरों में झांक कर अंदर जाकर उन्होंने देखा, आपदा का पूरा निरीक्षण किया। इस दौरान कई लोग तो मुख्यमंत्री धामी को देखते ही बिलख पड़े। मुख्यमंत्री ने लोगों का ढांढस बंधाया, लेकिन लोगों की चिंता यह है कि वो जाएं तो कहां जाएं? जिंदगी भर की कमाई से जो घर बनाया है उसका क्या होगा? जिनकी पहचान जोशीमठ से है, क्या उनकी पहचान ही मिट जाएगी? अस्थायी पुनर्वास के जो इंतजाम सरकार कर रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है और वो अब एक परमानेंट, पक्का और असली समाधान चाहते हैं। मेरे पास और कुछ नहीं सर, आप पे भरोसा है सर। जब से सुना आप तब से हमें ये लग रहा है कि आप हमको जो कुछ करें, आप ही का कष्ट जी सर। सब लोग ऐसे समय में, क्योंकि आपदा है अभी, हम लोग जो भी संभव होगा सब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? पुष्कर धामी बिल्कुल भाई, बिल्कुल चिंता मत, सबको ध्यान से बताना है। थोड़ा अभी पहला काम है कि अभी इस आपदा से सबको सुरक्षित जगह पर, सबको ध्यान पहले उनकी सुरक्षित करी जाए ना। नहीं व्यवस्था कहीं पे हम 6 महीने के लिए कह रहे हैं किराए भेजेंगे, उसके बाद
रोजगार खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं होने। हम कौन है, हमारी तो पहचान खत्म हो गई है कि हम कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अब किराए पे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जोशीमठ शहर वैसे ही खत्म होने की कगार पे है। आप देखिए जरा, एक नजर तो मारिए उधर की तरफ, क्या हो गया। ये कॉलम, इसका ये कॉलम छोड़ दिया, वहाँ बाथरूम का कॉलम, इसके सारे कॉलम छूट रहे हैं। वो हमारे बहुत बुरी दशा। हम लोग बाहर टेंट लगा के रात में झील घटा रहे, सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहुत से जाकर के मिले। अब सवाल यह है कि आखिर क्या किया जा सकता है जोशीमठ को बचाने के लिए। हमारे साथ आज कुछ राजनीति के मेहमान भी हैं, राजनीतिक जगत के, और कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं जो इस परेशानी को समझते भी हैं और शायद उनके पास कोई सुझाव हो जो कि सरकारों के काम भी आ सके। हमारे साथ विपिन कैंथोला जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपिन जी स्वागत है आपका। सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुजाता जी का स्वागत है। अनिल जोशी जी देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं, जोशी जी स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी जियोलॉजिस्ट हैं, हिमालयन जियोलॉजी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। और आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वहां के हालात आपको बताएंगे इस वक्त वहां क्या हो रहा है। नौटियाल साहब का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत लेकिन पवन नारा के साथ करना चाहता हूं। हमारे सहयोगी जो इस वक्त जोशीमठ में मौजूद हैं, आज दिन में पवन आपने तस्वीरें दिखाई जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और मुख्यमंत्री लोगों से जाकर के मिले और लोग बिलख पड़े। लगा लोगों को देख करके कि सारी जिंदगी में जो खड़ा किया है, अपना मकान, घर, दुकान सब कुछ बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद वहां लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं है। सवाल यह है कि क्या सरकारों के बस में भी कुछ है? सौरभ, फिलहाल जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, ये फॉल्ट लाइन ऊपर शंकराचार्य कुटी से शुरू होकर नीचे गांव तक जाती है, जो लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। अधिकारी हमें बता रहे हैं कि 40% जोशीमठ पर यह खतरा है। और एक सबसे बड़ी तस्वीर ये देखिए, कल जब हमने इस घर की तस्वीर दिखाई थी तो ये दरार नहीं थी, ये दरार अब 2 इंच चौड़ी हो गई है। शंकराचार्य मंदिर के सामने भी इस तरह से 2 इंच चौड़ी दरार बढ़ी है। यानी ये हमने पिछले 24 घंटे में अपनी आंखों के सामने 2 इंच डिस्टेंस बढ़ते हुए देखा है। इतनी बड़ी त्रासदी खड़ी है। और आज हमने मुख्यमंत्री को भी देखा कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं कि योजना बनानी है, उन्हें भी पता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। और यहां के लोग जो इस घर में रहते थे, जहां एक कल बल्लियां लगी थी, वो बल्लियां बदलनी पड़ गई क्योंकि वो अपने आप नीचे से गिर गई, क्योंकि जमीन लगातार खिसक रही है। जिस माताजी की बात हमने सुनवाई, वो माताजी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे आपने क्या कहा और क्या उनसे आपको जवाब मिला? मुख्यमंत्री जी आए थे, वैसे जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातें नहीं हुई उनकी, क्योंकि जो नेता लोग हैं उनको घेर के चल रहे थे। हम चाहते थे नहीं, मैं तो जबरदस्ती कहा तब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए। मैं इस पालिका की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हूँ। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि आप देखिए तो सही 2 मिनट, अगर वो यहाँ आके हमारी बात, हमारे घरों को नहीं देखते हैं तो उनके आने का क्या फायदा है। मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली तो मेरी तरफ से मुख्यमंत्री आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, हम सोचेंगे, तो मैंने कहा हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारी पहचान है? क्या हमारी रोजी रोटी है? क्या हमारे बच्चे खाएंगे? कुछ तो जवाब दें। ठीक है, योजनाएं बनाएंगे, हम भी सोचते हैं कि एक रात में ये कुछ नहीं होना, या 6 महीने में भी नहीं होना, टाइम लगेगा, लेकिन एक नीति तो बने कि वो कर क्या रहे हैं। तो लोगों को नीति का इंतजार है, अभी उन्हें भी पता है, यहां के लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन रिपोर्टर ऑन ग्राउंड होने के नाते सौरभ जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है, और इतनी तेजी से कि आप 24 घंटे में वो फर्क महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे में इस मौसम में अगर बारिश हुई तो स्थिति भयावह हो सकती है। दोनों बातों के जवाब अभी पवन आपने और आपके साथ जो महिला थी उन्होंने दे दिए कि एक तो हालात कितने विकट हैं वहां के। जिस जगह पवन खड़े हैं, कल तक वो उस जमीन पर दरार नहीं थी, आज उनको उसी जमीन पर दरार नजर आ रही है। 24 घंटे के अंदर ये परिवर्तन। और वहां की स्थानीय निवासी बता रही हैं कि सरकारी रवैये से उनको निराशा है। मेहमानों के पास चलते हैं। इससे पहले कि हम हमारे पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएं, एक बार जरा इस समस्या का मैग्नीट्यूड, ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसको समझने के लिए जोशी साहब के पास जाना चाहते हैं। अनिल जोशी जी, जो हो रहा है जोशीमठ के अंदर, क्या ये कोई आजकल की डेवलपमेंट है? और अगर ये कोई पुरानी बात है तो इसके बारे में आज तक किया क्या गया?
देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उस क्षेत्र में मेरे साथी काम करते हैं। और ये मात्र जोशीमठ की बात नहीं, जोशीमठ से 8-9 किलोमीटर पैनी, अणमठ ये गांव है। खुद अणमठ को आज से 20 साल पहले धंसते हुए हमने भी देखा था, तो वहां पे प्लांटेशन महिलाओं ने लगाया था। जोशीमठ के आगे सलधार और रैणी, जहां पे पिछली बार बाढ़ सी आई थी, वो हाइड्रो पावर स्टेशन जो अवलांच आया था उसके कारण नुकसान हुआ था। पहली बात तो यह है कि जो भी पहाड़ बसा है वो एक डेब्रिस में बसा है, इसको आप समझना जरूरी है हमें, क्योंकि जहां जहां सॉलिड होता गया वहां वहां सेटलमेंट हुआ। लेकिन सत्य यह है कि जितना भी पहाड़ है वो कुछ इसी तरह की माटी, मिट्टी या रॉक के विदरिंग के ऊपर बन रहा है। और जहां जहां नदियां नीचे से गुजरती हैं वो टो तो काटेंगी ही काटेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस नदी के तरह से लेके और ऊंचाई में कितने ऊपर कोई गांव बसे हैं, या वो उतने ज्यादा वेट जो होता है मास का, सॉयल का, उस पर असर करता है। जो भी दरारें बन रही हैं वो आने वाले समय में अभी और बढ़ेंगी, जब तक सॉयल अपने को एडजस्ट नहीं करेगी वो होता जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये असल में जो कुछ भी हुआ उसके एक पहाड़ में जो सबसे बड़ी समझदारी होनी चाहिए कि जहां जहां टाउन बस रहे हैं वहां पर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जो बात कही उनको बताया भी गया होगा, जो वहां पर रखा है कि ये ड्रेनेज पुअर सिस्टम जो म्युनिसिपैलिटी का कहीं सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है कि जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसके साथ गंभीरता से ड्रेनेज सिस्टम लेना चाहिए। और एक जो समझदारी जो सबसे बड़ी है आज की तारीख में, पहली चुनौती तो सत्य यही है कि जो 20 से 25 से 30% है जो जोशीमठ का इलाका इससे सीधे प्रभावित हुआ है, खासतौर से सुनील, रविग्राम और जहां आप जोशीमठ, उनके तत्काल रिलीफ की आवश्यकता अवश्य है। लेकिन मैं फिर भी एज एन इकोलॉजिस्ट ये मान के चलता हूं कि नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर भी होता है। और अगर ये घटना घट रही है और हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, किसी भी पहाड़ की अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर जाने के लिए हमको शायद एक रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि दूसरे क्षेत्रों का भी कल आने वाले समय में यही सवाल खड़ा होगा। जोशी साहब एक चीज जो आपको सुनने वाले दर्शक हैं उनके मन में सीधा सा प्रश्न है, वो ये कि ये जो परिस्थिति ये और जो विपदा आई है जोशीमठ और आसपास के इलाकों पर, ये मानव निर्मित है या ये प्रकृति अपने आप कुछ कर रही है, नेचर ही कर रहा है अपने आप? क्या इसके लिए बेतरतीब निर्माण, हमारे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हमारे बड़े बड़े सड़कों के निर्माण वो जिम्मेदार है या प्रकृति? दोनों में मैं मानता हूं। जब नदी काटती है नीचे टो, कई जगह इलाके ऐसे भी हैं पहाड़ में कि जहां नदी ने टो काटी है और वो नीचे आया है, जबकि वहां ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस केस में वहां पे बहुत एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए इसमें आज जो नुकसान का दर दिख रहा है ये मानव निर्मित था। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े होटल वहां बने, निश्चित रूप में सीधा असर उन्हीं पे पड़ना है जी। तो यह आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है कि एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर ओली भी है, वहां पे भी ये पूरा एक मास है, पूरा नीचे से ऊपर तक एक मास है। और जो प्रभावित हुआ है, पर ड्रेनेज सिस्टम ने बहुत बड़ा इसमें आपने जैसा बताया, इसमें इंसानी गलती भी शामिल है और कुछ प्रकृति का भी कोप इसके अंदर दिखाई दे रहा है। एक बार बिपिन जी के पास चलें। बिपिन जी, पुरानी बात नहीं, मैं आपसे अब की बात करता हूं कि एक पूरे के पूरे शहर को बचाना है। हम समझते हैं कि यह काम किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वहां लोग बहुत डरे हुए हैं। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उत्तराखंड के निवासी हैं। लोगों में दहशत है कि आगे न जाने कल को क्या हो जाए। सरकार के स्तर पर क्या आश्वासन आप दे सकते हैं, क्या किया जा रहा है कि जोशीमठ को बचाया जाए? देखिए सौरभ, जिस दिन जैसे ही ये चीजें नजदीक हमारे सामने आई हैं, सरकार ने इसको गंभीरता से लेते जी ने की, वहां पर जो SDRF NDRF टीमें हैं उनको भेज दिया। आज भी मुख्यमंत्री जी वहां गए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो हमारा संगठन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी है उनके साथ एक अपना भी दल भेजा है। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ जो IIT रुड़की है, जो हमारा वाइडिया इंस्टीट्यूट है, तमाम जियोलॉजिकल भूगर्भीय वैज्ञानिक जो उत्तराखंड सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी दोनों लोग इस पर लगे हुए हैं कि किस प्रकार से ये चीजें हुई हैं, इसकी तह तक जाया जा सके। और
दीर्घकालिक योजनाएं जो बनानी है, क्या उसमें क्या क्या किया जाना है। सबसे पहले हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो डेंजर जोन आज ने चिन्हित किए हैं, उन डेंजर जोनों से वहां के स्थानीय लोगों को, जो गचर में, जो कर्णप्रयाग में, जो पीपलकोटी में हमने राहत शिविर बनाए हैं, कैंप बनाए हैं, उन तक ले जाया जा सके। ठीक है। और खूब सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा सके, क्योंकि जानमाल का खतरा किसी नहीं, को ठीक जानमाल विपिन जी, ये तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी सरकार की। आपने ठीक कहा, पहले तो जो भी लोग जिन पर खतरा है उनको सुरक्षित स्थान पर आप पहुंचा रहे हैं। ठीक, अब एक सवाल का जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमने पढ़ा कि ये पिछले साल भी 2022 में इस किस्म की बातें हुई थी, तब भी कोई स्टडी के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी अगस्त सितंबर में दे दी थी। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? देखिए, उन सब चीजों को लेकर के जो स्टडी चीजें आई थी, उसको लेकर के वाडिया इंस्टीट्यूट और IIT की जो कमेटी है उनको दिया था। उन्होंने भी इस पर जो सर्वे है उनका चल रहा था, लेकिन क्योंकि ये दैवीय आपदा है, इस पहाड़ों में जिस प्रकार से आपदाएं आती हैं, कुछ पता नहीं होता कहां पर क्या हो जाता है। लेकिन हमारी इस समय प्राथमिकता यह है कि राजनीति से ऊपर उठ करके तमाम चीजों में जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको हम पहले राहत शिविरों तक ले जा सके, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सके, ताकि कोई भी बड़ी घटना वहां पे घटित ना हो। और निश्चित रूप से इस पर हम सब लोगों को, हमारी सरकार का भी और तमाम उत्तराखंड के लोगों का इसमें फोकस भी हो। एक बार जरा आपकी बात पर सुजाता जी का जवाब ले लूं। आपने कहा इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, प्राकृतिक आपदा है। सुजाता जी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो बिपिन कैंथोला जी कह रहे हैं उस पर इनको खुद विचार करना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। जब इनको हम बार बार कहते थे कि ये बहुत कच्चे और बहुत ही कम उम्र के पहाड़ है, यंग ओल्ड माउंटेन्स जिन्हें कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे पर्यावरण और विकास के साथ सामंजस्य बैठाकर ही कार्य होना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि आप विकास में बाधा बनना चाहते हैं। आज जिस स्थिति में हम पहुंचे, मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं कि 3 जनवरी को क्या हुआ था। वहां पे बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग हो रही थी, क्योंकि एक TBM है, यानी कि टनल बोरिंग मशीन, जो फंस गया था, जिसको निकालने की कोशिश में बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे और दरारें बढ़ती जा रही थी। जब लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन करने लग गए, तब भी इन्होंने नहीं सुना। और उसके बाद एक मशाल जुलूस निकाला गया था शाम के समय, तब जाके कहीं 5 जनवरी को कार्य के रोकने के लिए आदेश हुए। आप मुझे बताइए 3 तारीख से 5 तारीख तक ये क्या कर रहे थे? और जब आप खुद ही बता रहे हैं कि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, तो क्या इनको नहीं पता कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए? क्या ये नहीं जानते कि 1991 में हमने किस तरह की एक आपदा देखी थी उत्तरकाशी में भूकंप के बाद? क्या ये नहीं जानते कि हम एक टेक्टोनिक प्लेट पे हैं? और ये नहीं जानते कि ये सीस्मिक जोन 4 में हम हैं और यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं जानते कि रेलवे प्रोजेक्ट जो जा रहा था बद्रीनाथ तक, उसको इन्हें रोकना पड़ा, वो सिर्फ पीपलकोटी तक आएगा? लेकिन ये बता रहा है कि सरकार जो है वो संवेदनहीनता दिखाती है। सुजाता जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये इनकी सरकार के दौरान 2017 से लगातार इनकी सरकार है और केंद्र में इनकी सरकार 2014 से है। हाँ, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो केंद्र की सरकार के इनिशिएटिव पर शुरू हुए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चारधाम यात्रा का है। NTPC की टनल की आप बात कर रही हैं, लेकिन जोशीमठ शहर तो एक दिन में नहीं बस गया ना। अभी आपने जोशी जी को सुना, उन्होंने कहा जो बेतरतीब निर्माण हुआ है, जो डेब्री है पहाड़ की, उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए तो एक सरकार को या कुछ एक वर्षों में होने वाले निर्माण कार्य को दोषी नहीं माना जा सकता। मैं बता रही हूँ आपको, जोशी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण से संबंधित जितने लोग हैं, जितने पर्यावरणविद हैं और जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस विषय को बार बार उठाते रहते हैं। मगर पिछली सरकार में ये तो होता था, कम से कम कोई सुनता तो था। अब तो कोई सुनता नहीं। मैं कह तो रही हूँ, जब हम इस बात को उठाते थे तब कहा जाता था कि विकास में बाधाएं। और रेणी की बात करती हूँ, जब रेणी की आपदा आई थी उस समय भी ये कहा जा रहा था कि जोशीमठ में इस टनल की वजह से बहुत नुकसान होने वाला है। तो इनकी नींद तब नहीं खुली। सच्चाई ये है कि ये संवेदनहीन है। और सुनिए, ये तो बड़ा हिंदुत्ववादी सरकार है, मगर इनसे पूछे कि ज्योतिर्मठ में किस तरह से दरार आ गई है। वो कल्पवृक्ष जो 2500 साल पुराना, जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या करी, वो फट रहा है। अच्छा, अभी ये अब इस वक्त ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है सुजाता जी, आप जानती हैं। अभी तो हम उन हजारों लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या कोई वो एक टनल या एक वो सड़क का प्रोजेक्ट या कोई बाईपास बन रहा है वहां पर, वो जिम्मेदार है जो पूरे इस भूखंड के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर विपदा आ रही है? आशीष जी, क्या आप स्थानीय लोग क्या बताते हैं, लोकल एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं?
हाँ, देखिए, पहले तो लोकल एक्सपर्ट्स की अगर बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें तो मामला तो गंभीर है ही। थोड़ा जो भावुक किस्म के वीडियोस या लोगों के जो बयान आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे कंसर्न एक हमेशा से रहता है। एक तो उत्तराखंड, आपदाएं तो हैं लेकिन पर्यावरणविद हैं काफी सारे, सो कॉल्ड पर्यावरणविद हैं, वो बहुत बड़ी आपदा, वो उनसे ज्यादा बड़ी आपदा है। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पर्यावरणविद, अभी सुजाता जी भी कह रही थी कि समय समय पर वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो वो समय समय पर फिर क्या हुआ उन मुद्दों का, वो किसी निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। अभी मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा कि रेलवे प्रोजेक्ट का आपने नाम लिया। उत्तराखंड में जब भी किसी डेवलपमेंट की बात आती है, विकास हैशटैग डेवलपमेंट, आजकल मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी यही बात की जा रही है कि ये विकास तुम्हारा फूट के बाहर आ रहा है। तो बात तो ये है कि इसमें एकमात्र भूमिका सरकार की कैसे आ जाती है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अगर निर्माण ही समस्या हो सकता है तो एक ही किस्म का निर्माण समस्या कैसे हो सकता है। फिर हम पीछे भी जाते हैं, अगर इसके इतिहास में जाएं जोशीमठ के, वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं, मलबे के ढेर पे बना हुआ जगह है वो। तो शुरू से ही क्यों नहीं इस तरह के, मतलब वहां पे क्यों इस तरह की परियोजनाएं कभी भी किसी भी सरकार द्वारा की गई, अगर ऐसी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं तो जो बात आपने जो बात कही वही मैंने भी कही थी, वही जोशी साहब ने शुरुआत में बड़े सरल शब्दों में बताई थी कि शहर कहां बसा हुआ है और कैसे निर्माण की वजह से ये हुआ है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, तमाम बातें हैं। लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कि इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है उसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो शुरू हुए हैं, खासतौर पर सड़कों के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट जो शुरू हुए हैं, उनकी वजह से वहां पर ये जो हमारे पहाड़ हैं इनमें संवेदनशील पहाड़ हैं और वो उतने बड़े ब्लास्ट को उतने बड़े पैमाने पर जो आप पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको सहन नहीं कर पाए। हाँ, वही मैं उसी पर आ रहा था। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काफी बार निशाना बनाया जाता है, चार धाम रोड प्रोजेक्ट हो, हाईवेज हो। ये एक तो यहाँ पर उत्तराखंड में डपलीबाजों का जो कंसेप्ट है, ये कहीं भी डपली उठा करके अपना बजा करके चल जाते हैं। तो जब भी कोई, मान लीजिए सामरिक दृष्टि से हो, चार धाम रोड प्रोजेक्ट था, मान लीजिए कोई भी था, वैसे ही जोशीमठ को इसका राजनीतिकरण सबसे बड़ी समस्या असल में। अभी तो सरकार जो कर सकती थी वो कर रही है, विकास और इंसान का तालमेल। अजय जी, मैं सीधे सीधे आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए कि जोशीमठ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्या वो वहां हो रहे विकास कार्यों, इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के पक्ष में हैं या वो जिम्मेदार मानते हैं इन्हीं को वहां जो हालात बने हैं? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो तो पर्यटन के टाइम जो वहां पर जो इनकम हो रही होती है वो भी उन्हीं के ही फेवर में होती है। वहां का जो भी इस तरह से बात करें, विकास कार्यों के लिए तो स्थानीय लोग कभी भी नहीं होते हैं, वो तो उसके अपोज कभी भी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हर किसी को लिवलीहुड चाहिए होता है, उन्हें भी रोजगार चाहिए। अभी समस्या है तो उन्हें विस्थापन भी चाहिए, कुछ इस तरह की समस्या है। लेकिन ये राजनीतिकरण से कम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके लिए तो तालमेल तो लोगों का, विकास भी चाहिए, जीवन भी चाहिए साथ साथ। प्रोफेसर साहब, इस वक्त के हालात को, प्रोफेसर राजीव साहब, इस वक्त के हालात को कैसे आप दर्शकों के लिए हमारे बयां करेंगे? बहुत सारे लोग जो पहाड़ को नहीं समझते वो सोच रहे होंगे हम ये कैसे कह रहे हैं कि पूरा का एक पूरा शहर वो ढह जाने की कगार पर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जैसा कि मैं अभी इस डिबेट को सुन रहा था, मैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में एक बात कहूंगा। अभी अनिल जोशी जी ने भी कुछ चीजें रखी है एज ए पर्यावरणविद। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो जोशीमठ और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, हमारी भाषा में वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया में आते हैं, जिसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन कहते हैं। इट्स ए वेरी वाइड जोन, बहुत ह्यूज जोन है। इसको हम रुद्रप्रयाग से ही अगर हम कंसीडर करें तो ये बियॉन्ड बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके भी पीछे, माणा के भी पीछे तक ये का एरिया है। तो इसे सेवरल कहना चाहिए टेंस ऑफ किलोमीटर वाइड एक जोन है, जिसमें कि सारी रॉक्स जो है वो टूटी फूटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दरार है हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में। और ये दरार जो है 10 से 20 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न हुई। जो सरफेस का मैनिफेस्टेशन आपने देखा होगा, जब जोशीमठ की ओर आप प्रोसीड करते हैं, बद्रीनाथ की ओर प्रोसीड करते हैं, एन नंबर ऑफ लैंडस्लाइड, हेलन का एरिया देखिए, सब टूटी फूटी चट्टान है। इवन जोशीमठ, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि वो एक जो है मिट्टी का ढेर है, तो मिट्टी का ढेर कैसे था वो जो है आपको विदित हो जाएगा, क्योंकि जो भूवैज्ञानिक गतिविधियां हैं डिस्टेंट पास्ट की, उसकी वजह से ये एरिया ऐसा बना हुआ। इसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जियोलॉजिकल सेंस में भी मैं कहना चाहूंगा। अब उसमें जो है इतना बड़ा जो मैन मेड हमने स्ट्रक्चर बनाया, वो लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी नहीं है, क्योंकि 70s के आसपास, 76 के आसपास भी मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जोशीमठ में इस तरह की जो है घटना हुई थी, जिसमें कमेटी बनी थी और उसमें मिश्रा कमेटी या कमीशन, उन्होंने जो है उस समय इतना जोशीमठ जो शहर है
इतना आबाद नहीं था। 70s की बात है, क्योंकि ये 2000 ऑनवर्ड एक ड्रास्टिक चेंज आया और उत्तराखंड बनने के बाद जो है हर जो छोटे मोटे गांव और कस्बे शहर थे वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होने लगे। तो इसमें जो है जो बेसिकली जहाँ पर रोड है और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन इलाकों में जो है ये लोड बियरिंग कैपेसिटी नहीं के बराबर। और ये जो हायर हिमालयी क्षेत्रों से जो ग्लेशियर का जो एवलांस है, मेल्ट वाटर है, रेन फ्लैश फ्लड है, वो सारा वाटर परकोलेट होता है, क्योंकि ये बहुत ही जो है लूज कोहेसिव मटेरियल है जिसमें वाटर जाता है। अंदर डिवाटरिंग का, लिक्विफेक्शन का जो है बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, प्रोसीजर होता है, पिंचिंग स्वेलिंग होती है ग्राउंड की, और उसके ऊपर हैवी मशीनरी हम चला रहे हैं अगर ब्लास्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा ये वो इलाका है जहां पर हिमालय में मैक्सिमम अर्थक्वेक आ, चमोली अर्थक्वेक, उत्तरकाशी, ये वही लाइन है। और हर दिन जो है 1 या 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक इसी रीजन में रिकॉर्ड होते हैं। जितने भी हमारे साइस्मोमीटर लगे हिमालय में, इन्हीं इलाकों में सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी है। आपने 2-3 बड़ी बातें बताई प्रोफेसर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना, इसलिए आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। आपने बताया ये पूरा इलाका अर्थक्वेक प्रोन है। आपने बताया कि ये पहाड़ जो हैं बड़े फ्रेजाइल हैं, मिट्टी दरकने की घटनाएं यहाँ आज से नहीं हो रही हैं, 5 शताब्दी पहले से यहाँ पर होती आई हैं। लेकिन ये पहाड़ अब और बोझ नहीं सह सकता। उसके बावजूद यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन, हैवी ड्रिलिंग, हैवी ब्लास्ट होते रहे। क्या वो जिम्मेदार हैं? तो वो जो स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं वहां पर, पवन वहां पर क्योंकि मौजूद है। पवन, मैं आपके पास एक ब्रेक के बाद लौटता हूं। हमने देखा कई वहां पर झरने या चश्मे जो फूट आए हैं और पानी निकल रहा है, लोगों के घरों के नीचे पानी बह रहा है। ये अचानक चीजें आई हैं और इस पानी का स्रोत पता नहीं चल पा रहा कहां से है। क्या होगा जोशीमठ का? एक पूरे के पूरे शहर पर, पहाड़ों पर बात बन आई है और सवाल इस वक्त अस्तित्व का है। और इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इंसान या प्रकृति? इस पर भी आपने हमारे एक्सपर्ट्स की राय सुनी। एक बार फिर आपको सीधे जोशीमठ लेकर चलते हैं पवन नारा के पास। पवन, तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, जहां तहां से पानी के नाले, पानी के चश्मे, छोटे छोटे झरने ये निकल आया। हमने लोगों को कहते सुना कि हमारे फर्श के नीचे से आवाज आती थी और अचानक एक दिन हमारा फर्श, दीवार, जमीन जो है फट पड़ी और हमें पानी बहता हुआ दिखाई देने लगा। ये कहां से आ रहा है पानी? हमने बहुत लोगों से सुना कि एनटीपीसी कोई बहुत किलोमीटर लंबी बड़ी टनल बना रहा है, वहां से शायद पानी का रिसाव हो रहा है। देखिए सौरभ, इसमें मैं 2 अहम बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि हमारे जियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये ग्लेशियर डेब्री पर बना हुआ पहाड़ का एक हिस्सा है जिस पर यह शहर बना हुआ है, जिसमें मिट्टी और पत्थर शामिल हैं। जो पानी झरने की आप बात कह रहे हैं, जेपी नगर में एक झरना निकल रहा है जिसमें से मिट्टी के साथ तेज गति से 5 दिन से लगातार पानी निकल रहा है और वो अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से जमीन खिसक रही है। जो एक सिंक होल बनता है, पानी अपने साथ जब मिट्टी निकाल कर ले जाता है, तो वैसी कुछ स्थिति है। आपने एक सवाल और पूछा था कि यहां स्थानीय लोग क्या मान रहे हैं। यहां से 15 किलोमीटर दूर जो तपोवन में 2 साल पहले हादसा हुआ था, वहां एक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी जिसमें उस हादसे का पानी घुस गया था। यहां की स्थानीय जनता यह मान रही है कि यह वही पानी है जो अब झरना बनकर निकल रहा है। टनल बोरिंग मशीन का भी जिक्र हुआ। टनल बोरिंग मशीन इस टनल को खोदने के लिए लगाई गई थी और एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है कि वो टनल बोरिंग मशीन यहां पर 3 बार फंस चुकी है और उसको निकालने के लिए एक और टनल बनानी पड़ी। इस तरह से टनल बोरिंग मशीन को निकाला गया। यानी यहां पर जो काम हो रहा है वो एक बड़ा कारण यहां की जनता मानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन यह जवाब नहीं ढूंढ पाया है कि वो पानी कहां से निकल रहा है, नेचुरल रिसोर्स है या टनल में जो पानी भरा था वो लीकेज हुआ है। दूसरी बात, 30,000 लोग जो पानी ड्रेनेज करते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और प्रति व्यक्ति 150 लीटर एक आदमी इस्तेमाल करता है एक दिन में। वो सब पानी भी अंदर पर्कुलेट होता है तो कहीं वो भी इकट्ठा हो रहा है। तो इसी वजह से कुल मिलाकर पानी आ तो रहा है, कहां से आ रहा है ये नहीं पता है। इसके लिए इसरो की बात कर रहे हैं, ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी का बयान देने और एक रिसर्च टीम के जोशीमठ पहुंचने में वक्त बहुत लगता है। अच्छा जोशी साहब, अब थोड़ा आगे सोल्यूशन की अगर बात करें, कैसे बचाएंगे पूरे के पूरे पहाड़ को, बल्कि पहाड़ों की रेंज है, इसको कैसे बचाएंगे? क्या कर सकता है इंसान? सर आपका सिस्टम शायद म्यूट हो गया, चेक कर लीजिए एक बार।
सबसे बड़ी बात शायद अब हमारे लिए ये है कि जोशीमठ एक उदाहरण है जो हमारे सामने आ चुका। 3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बड़ी बात यह है कि जोशीमठ हो या उत्तरकाशी हो, ये वो जगह है जो बड़े बड़े मंदिरों तक जुड़ते हैं और पर्यटक यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उनके कारण जो जोशीमठ हो या उत्तरकाशी, यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन, जो लोकल कंस्ट्रक्शन है वो भी होता है, साथ में उसके साथ जुड़ती है जो तमाम हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर जो बातें अभी उठी हैं, जिसका अध्ययन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक तो हमारे पास एक मैपिंग होनी चाहिए, जहां जहां हमारे छोटे मोटे शहर बसे हैं उनकी आज लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या वो पार हो चुकी, क्या वो अभी नीचे है या वो अपनी सैचुरेशन पे आ गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसके साथ ही खड़ा होता है, क्योंकि न भूलें कि पृथ्वी बनी हो या अपना पहाड़ बना हो, अंततः वही स्ट्रक्चर्स हैं और वही प्रोसेस होती है नेचर की। और दूसरी बड़ी बात, मेरा ठोस मानना है, मैं प्रकृति से जुड़ा हूं, नेचर के अंदर भी अपनी क्षमताएं होती हैं हील करने की। तो अगर हम अपनी सीमा बांध दें, तो अगर कहीं पे कुछ छोटी जो भी घटनाएं घट रही हैं, नेचर की हीलिंग कैपेसिटी सबसे बड़ी होती है, चाहे जंगलों को लेके है, चाहे मिट्टी को लेके, ये प्रोसेस है। तो अगर हम ऐसा सोच लें और इसको उदाहरण लेते हुए समझें, जोशीमठ में तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, और आने वाले समय के लिए इसे उदाहरण बनाते ले एक मैप होना चाहिए। जहां जहां शहर है, वो चाहे नैनीताल है, चाहे मसूरी है, चाहे उत्तरकाशी है, चाहे अन्य, क्या बियरिंग कैपेसिटी, क्या सीमा पे आ गए, तो उस तरह से रणनीति। और सरकार अकेली नहीं है, सरकार के साथ एक कलेक्टिव ओपिनियन भी हम सबकी चाहिए कि इकोनॉमी इंक्लूसिव, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। जो सरल सुंदर बात होनी चाहिए। जोशी साहब, एक चीज पर आप, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं में से एक हैं, तो ये जनता जानना चाहती है कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां पर एक ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, हमारी वो चीन के साथ LAC की ओर सड़क जाती है, उसको मजबूत करने की बात है, वहां वो BRO वहां पर काम कर रही थी। इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजनाएं, छोटी बड़ी परियोजनाएं, कई विद्युत की परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। क्या ये सब बंद हो जानी चाहिए? क्या ये विकास के काम नहीं होने चाहिए आगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, विकास और देखिए इकोलॉजी, जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आखिर पहाड़ कैसे अछूते रह जाएं सड़कों से भी और तमाम तरह की सुविधाओं से। लेकिन हमको सीमा पता होनी चाहिए, जो पहलू नहीं होता, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। जब तक अनुभव नहीं आएंगे तब तक हमने देखा, क्यों नहीं, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारी एक लाइन होनी चाहिए जहां हमें पता हो कि इसके बियॉन्ड नहीं। तो जोशी साहब, मैं फिर आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये लाइन हमें क्यों नहीं पता, या सरकारों को क्यों नहीं पता? किसी भी प्रोजेक्ट से पहले ये जो हमारे यहां स्टडीज होती हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज, जियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, ये फिर किस बात के लिए होती है और इन रिपोर्टों का होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है जिसपे आप, क्योंकि ये तो एक पिछले 20-30 सालों से होने वाली घटनाएं हैं जो लगातार है। इस सरकार को कम से कम अब गंभीरता से इस दृष्टि में देखना चाहिए कि वो जो तमाम तरह की चीजें आती हैं, जहां पे भी अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो बड़ा सेंसिटिव और फ्रेजाइल जोन है, तो ऐसे तमाम इलाकों में आप देखिए कि 1000 मीटर से ऊपर पेड़ काटने में प्रतिबंध है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की वो आया था निर्णय, तो 1000 मीटर से ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे अलाउ होना चाहिए, ये सब पर विचार होना चाहिए। अगर ये विचार होगा तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे मैप के साथ होंगे जिससे हम आगे बढ़े। वैज्ञानिकों का होगा, सरकार का रोल होगा, स्थानीय लोग भी समझेंगे कि उन्हें कितनी मंजिल बिंडली बनाने की अनुमति है या नहीं है। आपड़ तापड़ में हम अगर जो कुछ करते चले जाते हैं उसमें स्थानीय नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। विपिन जी, बात हो रही है पर्यावरण की सीमाओं में रहते हुए विकास करने की, आपकी ओर बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही हैं इस वक्त। जाहिर है कि चूंकि सरकार भी आप ही की है, इसीलिए सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। देखिए सौरभ, हम सब लोग जानते हैं और अनिल जोशी जी भी जानते हैं इस प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे ढंग से कि किस प्रकार का प्रदेश है, पहाड़ किस प्रकार के होते हैं, पहाड़ों में क्या क्या विषम परिस्थितियां होती हैं और विकास भी कितना महत्वपूर्ण पहाड़ों के लिए है। क्योंकि हमारी सरकार का जो विकास मॉडल है, जो हम चाहते हैं कि यहाँ जो जोशीमठ के अंदर जिस प्रकार का हो, ताकि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का ध्यान हम रख सके, इस पर हम विकास काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, हमको इस समय इस प्रकार की चीजें जो हैं, जो जी विपिन जी से लिंक जो है वो टूट गया। अच्छा, दोबारा आ गए, बोलिए विपिन जी, बोलिए।
देखिए, जिस प्रकार से दैवीय आपदा है, इसमें दैवीय आपदा को किस प्रकार से हम निपट सके, इस प्रकार से मानव को हम राहत पहुंचा सके, वहां के राहत कर सके, हमारा काम राजनीति करना नहीं है। हम राजनीति से नहीं। विपिन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं जितनी बात आपकी समझ पाया, आपने कहा कि आपकी सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह सचेत है कि विकास करना है, लेकिन वो इकोलॉजी के दायरे में बैठकर करना है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके करना है। तो पर्यावरण से उस कंसर्न आपके पास भी है। सुजाता जी, जितनी बार आपने कहा दैवीय आपदा, उतनी बार नाम में सर हिला रही थी। वो मानने को तैयार नहीं है कि ये केवल और केवल प्रकृति की वजह से है। जी सुजाता जी। जी सौरभ जी, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। विपिन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैंने इसलिए आपको टोका बीच में। सुन लें, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। सुजाता जी बोलिए। पर्यावरण मंत्रालय ने 1986 में नीरी को एक रिपोर्ट बनाने को कही थी। उसको 1991 में बनाया गया। उसमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करी गई थी उत्तराखंड के। मगर मैं आपको बता दूं कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया सौरभ जी, तो यही सरकार है जिनके अधिकारी तक ये कह रहे थे ये कौन सी रिपोर्ट है, क्या करनी है इस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट में जो जो बातें गई थी उनको नजरअंदाज करा गया। अब मैं आती हूँ वापस जोशीमठ पे। तो जोशीमठ में न केवल ये टनल, मगर एक और है कारण कि वहां पे एक बाईपास रोड बन रहा है जिसकी कटिंग और ब्लास्टिंग हो रही है। वहां की एक संघर्ष समिति है जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। उनकी क्या डिमांड्स है? उनकी डिमांड है कि इस टनल का काम हमेशा के लिए रोक दिया जाए। उनकी डिमांड है कि ये बाईपास रोड, जो ये विकास की बात करते हैं ना, ये अनियंत्रित विकास है, इसीलिए ये मानव रचित आपदा है, उसमें कटिंग और ब्लास्टिंग रोक दिया जाना चाहिए। सौरभ जी, अंग्रेजों ने भी जब रास्ते बनाए थे पहाड़ों में तो ब्लास्टिंग नहीं करते थे, हाथ से लोगों से पत्थर तोड़वाते थे और बहुत समय लगता था। मगर सुजाता जी, मैं केवल ये कह रहा हूं, आप आरोप लगाइए, आपके आरोप में कितना सत्य है तो एक्सपर्ट ही बता सकता है कोई, मैं इसका जज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अभी आपने प्रोफेसर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहली घटना है 1971 से रिपोर्ट हो रही है, 70s से रिपोर्ट हो रही है ऐसी वारदातें। जैसा मैंने भी कहा पहले, जोशीमठ शहर तो एकदम नहीं बस गया ना। जोशी साहब ने यह भी कहा इतना बड़ा शहर बसा है। सर एक मिनट, इतना बड़ा शहर बसा है, उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम कहां है? तो ये केवल इनकी सरकार आज है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये ठीक करें और लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रख के करें। ये आज इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस अपयश से कोई भी सरकार कैसे बच सकती है कि वहां के ये हालात बने? अरे मैं आपको यही बता रही हूँ सौरभ जी कि जब पर्यावरणविदों ने आवाज उठाई तब चीजों पर रोक भी लगी या धीरे भी हुआ या उनकी बात को सुना भी गया। लेकिन जिस तरीके से आज ये कहते हैं कि नहीं विकास होना है क्योंकि मोदी जी ने कह दिया, इसमें राजनीतिक पक्ष क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। और है क्योंकि मोदी जी ने उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो विधायक के रूप में हार गया, फिर जबरदस्ती बनाया गया, तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब इसका सुजाता जी अभी इनको मुख्यमंत्री बने 6-8 महीने हुए। एक सेकंड विपिन जी, 6-8 महीने एक आदमी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप कह रही हैं कि जोशीमठ के हालात के लिए 8 महीने का इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल जिम्मेदार है, ये कौन मानेगा? नहीं, उसके पहले भी वही मुख्यमंत्री थे सौरभ जी, क्या कह रहे हैं आप? तो जब आपदा आई है, क्या हमारे नेताओं को जाके केंद्र को नहीं कहना चाहिए? एक बार जरा, कौन कहेगा? अच्छा चलिए 6-8 महीने नहीं, 1.5 साल हो गया होगा, इससे ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि आप एक व्यक्ति को दोष दे रही है। आपने जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब लेता हूं। एक मिनट आशीष, आपका कहना है मोदी जी ने कह दिया विकास करो, सड़क बनाओ, भाड़ में जाए पहाड़ नहीं देखना, पहाड़ गिरता है गिरे, तो सड़क बननी चाहिए। क्या इस तरीके से काम हो रहा है उत्तराखंड में? आरोप है ये। नहीं, उत्तराखंड में सुजाता जी थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी की जो सरकार है यहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। मुझे लग रहा है जो कांग्रेस होती थी तो हाथों से खोदने चली जाती थी, भूस्खलन आ रहा है, हरीश रावत खुद रोकने उसको चले जाते थे। खैर ये सब ऐसी बातें हैं जिनपे ठीक है मैं अभी आता हूँ। पहाड़ों में जो विकास है, जो हम कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार भी चाहिए, विकास भी चाहिए, तो जब सड़कें जहां पे बनती है वहां पर भी ये लोग मोदी जी और ये सब। सुजाता जी, रेलवे विपिन जी की आवाज है। सुजाता जी एक मिनट सुन ले, कहीं पे रेलवे की बात का जवाब आ रहा है, साथ साथ वहां पे रोजगार भी जाता है, वहां पे डेवलपमेंट खुद होता है। अब तुम हैशटैग डेवलपमेंट, मेरा तो सबसे बड़ा कंसर्न हो हैशटैग डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहाड़ों को विकास चाहिए। मैं बताता हूँ केदारनाथ का मतलब ये, क्योंकि रोड और रेलवे प्रोजेक्ट से अक्सर बात करते हैं, मोदी जी के विकास की बात करते हैं, तो मेरे जैसा उत्तराखंडी जानता है कि पहले उन सड़कों की क्या स्थिति थी। जहां जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, वहां 3 घंटे लगते हैं।
तो ये सब क्यों नजरअंदाज किया जाता नहीं, उनका कहना यह है कि ये अनियंत्रित विकास है और इस अनियंत्रित विकास की वजह से ही ये हालात बने। बहरहाल कांग्रेस का विकास उसी दिन देखिए, इस पर मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स ही कोई रोशनी डाल सकते हैं। और अभी तो जोशीमठ के अंदर हालात ये हैं कि एक्सपर्ट्स किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर वहां इन हालात की जिम्मेदार इस वक्त की कोई फौरी वजह अगर है तो वो क्या है। किस तरीके से मिट्टी का यूं बैठना, यूं ढहना, यूं पहाड़ों का दरकना, इसको रोका जाए। बहुत बड़ी चुनौती आप समझ सकते हैं। और 30,000 से ज्यादा निवासी उस शहर के, उनकी बिल्कुल उनकी जीवन पर बनाई आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। लेकिन फिलहाल इस विषय से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए विपिन जी का, सुजाता जी का, जोशी साहब का, प्रोफेसर उपाध्याय जी, आशीष जी और पवन भी हमारे साथ है। धन्यवाद आप सबका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।